में जब से बालिन शाह की सरकार आई है तब से पूरा इतिहास पलटकर रख देने की कोशिश शुरू हो गई है। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक 35 साल के नेता ने सत्ता संभालते ही वो काम शुरू कर दिया है जो नेपाल की राजनीति दशकों से कर ही नहीं पाई। सत्ताईस मार्च को प्रधानमंत्री बने बालिन शाह और 15 अप्रैल को एक 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल यानी जुडिशियल पैनल उन्होंने खड़ा कर दिया। इस पैनल का काम क्या है? 2006 से लेकर 2025 तक जो भी सार्वजनिक पद पर रहा उसकी संपत्ति की जांच करनी हो। पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, सुशीला कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा, नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्री जांच के दायरे में। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी इस जांच के दायरे में आएंगे। तीनों पूर्व और मौजूदा राष्ट्रपति भी जांच के दायरे में आएंगे। 100 से ज्यादा मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह भी जांच के दायरे में आएंगे। सब एक साथ जांच के दायरे में ला दिए गए। भारत में यह काम योगी आदित्यनाथ ने तब किया था जब 2017 में वो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे थे। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली और पहले दिन से ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि वो भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेंगे और जितने भी अधिकारी हैं या पूर्व की सरकारें हैं उनके खिलाफ उनके काम की जांच की जाएगी। माफियाओं को योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालने के पहले दिन ही चेतावनी दी, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर धरती छोड़ दो। एंटी माफिया टास्क फोर्स बनाया गया, एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ, बुलडोजर चलने लगे। 7 साल में 5,775 करोड़ रुपए की संपत्तियां माफिया और अपराधियों से जब्त की गई और ध्वस्त की गई। दशकों से जो माफिया राज चल रहा था वो टूट गया। दशकों से जो डर का माहौल था उत्तर प्रदेश में वो टूट गया। जैसे योगी ने यूपी में किया, बालिन शाह उसी जज्बे के साथ नेपाल में उतरे। लेकिन स्केल देखिए, योगी ने माफिया पर बुलडोजर चलाया, बालिन शाह ने पूरे सिस्टम को बुलडोजर से रौंद दिया है। ये एक तरीके से उन तमाम प्रधानमंत्रियों के लिए या बड़े बड़े नेताओं के लिए झटका है जो अपने बच्चों को नेपाल के पैसों से, सरकारी पैसों से विदेशों में पढ़वाते थे, विदेश में ऐशो आराम देते थे और नेपाल के जो युवा थे उनको दर दर भटकना पड़ रहा था। इसीलिए एक जुडिशियल पैनल खड़ा करने की जरूरत पड़ी। इसे और जरा डिटेल में समझते हैं और डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सितंबर 2025 में नेपाल के युवा तब सड़कों पर उतरे थे। सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर दिया था। शुरुआत सोशल मीडिया बैन से हुई, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश में नेपाल में विद्रोह पैदा हो गया। 70 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। पहले ही दिन 19 युवाओं की पुलिस की गोली से मौत हो गई। संसद जलाई गई, सरकारी इमारतें राख हो गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हेलीकॉप्टर से काठमांडू छोड़कर भाग गए थे। जांच आयोग ने बाद में पाया कि ओली ने जानबूझकर हिंसा रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की थी, बस अपने करीबी उद्योगपतियों को वो बचाते रहे। मार्च 2026 में चुनाव हुए और नेपाल की राजनीति का नक्शा पलट गया। बालिन शाह ने ओली को उन्हीं के गढ़ झापा में हरा दिया। ओली को 18,000 वोट मिले और बालिन शाह को 68,000 वोट। नेपाल के चुनावी इतिहास का यह सबसे बड़े जीत का अंतर था। वो रिकॉर्ड भी पहले ओली के नाम ही था, लेकिन बालिन शाह ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। बालिन की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 275 सीटों में से 182 सीटें मिली। 27 मार्च को बालिन शाह ने शपथ ली। 28 मार्च को ओली के घर के बाहर पुलिस खड़ी कर दी गई। ओली को हथकड़ी लगाई गई, गाड़ी में बैठाया गया। सत्ता बदलने के 24 घंटे में नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। लेकिन ओली की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान, जो असली बालिन शाह जिस उद्देश्य से आए थे, वो अभी आगे होना बाकी था। उसी महीने में 15 अप्रैल को शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। देउबा जो अभी विदेश में ही रहते हैं, उन्होंने सभी आरोप नकारे हैं, लेकिन वारंट अब जारी हो चुका है। उन्हें आना पड़ेगा नेपाल की कोर्ट में। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक दोनों पर भी जांच जारी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स में नेपाल 180 देशों में 190 नंबर पर आता है। यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि बालिन शाह के सामने चुनौती कितनी बड़ी है कि वो सबसे पहले अपने देश में जो सिस्टम के भीतर करप्शन है उसे दूर करें, और वो इसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। नेपाल में भ्रष्टाचार कोई आज का मुद्दा नहीं है, घोटाले होते रहे हैं,
जांच होती रही है लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया है आज तक। पहली बार हो रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में नेपाल में गिरफ्तारी शुरू हुई। केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी हुई और अब शेर बहादुर देउबा का नंबर आ गया है। काठमांडू में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास के पास ललिता निवास की सरकारी जमीन थी। नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर फर्जी कागज बनाए, जमीन नीचे लोगों के हाथ में बेच दी। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और बाबूराम भट्टराई सहित कई नेताओं पर इसमें आरोप लगे। 2018 में नेपाल एयरलाइंस के विमान खरीद में भी अरबों रुपए की अनियमितताएं पाई गई और 2015 में जो भूकंप आया था, उस भूकंप में जो लोग विस्थापित हुए थे उनकी राहत का पैसा आया, पूरी दुनिया भर से वो पैसा आया, वो भी जनता तक नहीं पहुंचा। ये सब होता रहा, जांच सिर्फ विरोधियों तक ही सीमित रहती थी। इस बार सत्ता पक्ष, विपक्ष, पूर्व राजा और पूरा सिस्टम एक साथ एक ही दायरे में आ गया है। इस 5 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं। पैनल चुनाव आयोग और टैक्स विभाग से डेटा लेगा। जमीन, कंपनियों में हिस्सेदारी और विदेशी संपत्ति सब खंगाली जाएगी। जांच उन नेताओं तक भी पहुंचेगी जो जिंदा नहीं है, उनके परिवार को इस जांच का सामना करना पड़ेगा। उनका परिवार और उनके राजनीतिक वारिसों की संपत्ति की जांच की जाएगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह जांच बालेन की अपनी पार्टी के नेताओं तक भी जा सकती है। मौजूदा स्पीकर, मंत्री और खुद बालेन की पार्टी के संस्थापक रवि लामिछाने भी इस दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी सार्वजनिक पद पर रह चुके हैं। अपने लोगों को भी बालेन शाह ने बख्शा नहीं है, मतलब किसी से भेदभाव नहीं किया है। यही वो चीज है जो बालेन को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। बालेन शाह कोई राजनीतिक खानदान से नहीं आए, इंजीनियर हैं, रैपर रहे हैं, काठमांडू के मेयर रहे हैं और मेयर रहते हुए उन्होंने अवैध निर्माण तो नदियां साफ करवाई, अफसरशाही को हिला दिया। उनका एक गाना था बलिदान, जिसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार पर सीधा अटैक किया गया था। वही गाना बाद में उनकी राजनीतिक पहचान भी बन चुका। टाइम मैगजीन ने 2023 में उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में सामने रखा था और 2026 में उसी सूची में उनका नाम फिर से आ चुका है। उनकी उम्र सिर्फ 35 साल है। दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्र अध्यक्षों में से एक वो बन चुके हैं और चुनाव जीते तो उन्होंने एक ही वादा किया था कि भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल में होगी, और ये वादा वो निभा रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में भारत के लिए सबसे बड़ी बात क्या है वो समझते हैं। केपी शर्मा ओली नेपाल के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत से दुश्मनी को अपनी राजनीतिक पहचान का जरिया बना लिया था। 2020 में नेपाल के नक्शे में भारत की काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। दोनों देशों के बीच कार्टोग्राफिक वॉर छिड़ गया था। केपी शर्मा ओली ने चीन को गले लगाया था, भारत को किनारे कर दिया था। ओली के जाते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन शाह को फोन किया, बधाई दी और भारत आने का न्योता दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने ये पुष्टि भी कर दी है कि बालेन शाह ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और पहला विदेश दौरा भारत का करेंगे, चीन का नहीं, पाकिस्तान का नहीं करेंगे, सीधे दिल्ली जाएंगे। और ये सिर्फ एक दौरा नहीं होगा, इसके पीछे एक पूरी राजनीति है, पूरी रणनीति है, भारत की भी और नेपाल की भी। नेपाल और भारत के बीच एक समझौता हुआ है कि दोनों देश आपराधिक मामलों में एक दूसरे की कानूनी मदद करेंगे। ये समझौता सीधे उस जांच को मजबूत करता है जो नेपाल में भ्रष्ट नेताओं की विदेशी संपत्ति खंगालने के लिए शुरू की गई है। नेपाल सरकार ने 10 साल में जीडीपी 2 गुना करने का टारगेट रखा है और इसके लिए भारत सबसे जरूरी साझेदार बन सकता है, क्योंकि सीमा खुली हुई है, व्यापारिक रिश्ते बहुत घने हैं, लाखों नेपाली भारत पे काम करने आते हैं और अपना पैसा घर भेजते हैं। यही वो जियोग्राफी है जिसे ओली ने नकार दिया था और बालेन ने पहले दिन से ही इसे स्वीकार कर लिया। योगी ने भारत में एक राज्य यानी उत्तर प्रदेश को बदल दिया और बालेन शाह ने नेपाल में पूरे देश को बदलने की शुरुआत कर दी है। दोनों का सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है। सत्ता मिली है तो जवाबदेही पहले हमारी है। कोई इंतजार नहीं करेंगे, किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, सीधे एक्शन लेंगे। पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, बाबूराम भट्टराई, शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, ये सारे नाम जो नेपाल की राजनीति में दशकों तक छाए हुए रहे, पूरी राजनीति इन ताकतवर स्तंभों के आगे पीछे घूमती रही, अब सब कुछ मिट रहा है धीरे धीरे। सबको कटघरे में खड़ा करने की तैयारी, और ये सब काम किया है 35 साल के एक रैपर ने यानी बालेन शाह ने। आज उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जो बालेन शाह ने एक लॉ जलाई है, पूरा देश, पूरा नेपाल उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। दक्षिण एशिया की राजनीति में बालेन शाह ने अपने आप को स्थापित किया है, जवाबदेही का एक तरीके से परिचय दिया है। नेपाल की राजनीति में जो तूफान आया है, इससे पहले कई प्रधानमंत्रियों को, कई सरकारों को मौका मिला, लेकिन किसी ने इस पर काम नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है
कि नेपाल ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम किया और इसमें भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अब भारत और नेपाल की दोस्ती जो पिछले 5-6 सालों में बिगड़ी थी, उसमें कितना सुधार ला पाते हैं मोदी और बालेंशाह, ये देखना है पूरे भारत के लोगों को। आपका क्या मानना है, क्या इस रिश्ते में सुधार होगा या नहीं होगा? रोटी बेटी का जो संबंध कहा जाता है नेपाल और भारत के बीच, क्या वो और मजबूत होगा या वो संबंध बिखर जाएगा? आपका जो भी कहना है, जो भी आपके ओपिनियन हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।